collab. मेरे को 1 मिनट दो बस. आइए आइए. वेलकम. बैठो, कोलैब वगैरह खोल लो, स्टार्ट कर रहे हैं बस हम. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. Oh, give me just 1 second, okay?
सपोर्ट वेक्टर मशीन जो मेरा मॉडल है उसके अंदर जो खास बात है या फिर उसके अंदर जो कंसेप्ट है कि किस तरीके से वो ट्रेनिंग करता है इज बेसिकली कि भाई वो ना हर एक डेटा पॉइंट को, जो मैंने दो कैटेगरीज दी हुई है, 1 और 0 दिया हुआ है, उनके अंदर क्लासिफाई करने का ट्राई करता है। ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन और एसवीएम में, इन सब में मेन डिफरेंस ये आ जाता है कि जब भी मैं एसवीएम के अलावा किसी एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, उसके अंदर वो डेटा से जाता है आउटपुट प्रिडिक्शन की तरफ। ठीक है। वो जाता है डेटा से प्रिडिक्शन की तरफ। तो एसवीएम है वो क्या करता है कि 1 और 0 लेगा, एक बार 1 से इनपुट की तरफ जाने का ट्राई करेगा, 0 से इनपुट की तरफ जाने का ट्राई करेगा। ठीक है। जिस भी पॉइंट से वो इनपुट पे पहुंच गया, जिस भी पॉइंट से वो इनपुट पे पहुंच गया, वो उसका आंसर हो जाता है। ठीक है। बेसिक कंसेप्ट समझ आया। ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास एक ना सी वैल्यू आती है। सी और कर्नल दो चीजें आती है, पहले सी वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है। सी वैल्यू हम ना तीन तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, तीन तरीके से सेट कर सकते हैं। या तो बहुत ज्यादा छोटी सी वैल्यू दे दें, 0.01, 0.001। ठीक है। या फिर एक मिडिल ग्राउंड दे दें, 1 2, इस तरीके से। या फिर बहुत बड़ी सी वैल्यू दे दें, 100 200, इस तरीके से। ठीक है। मतलब क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या है? जब मैं सी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी दे रहा हूँ तो वो ना ट्रेनिंग में जो एरर्स आ रहे हैं, जो ट्रेनिंग के टाइम पे एरर आ रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगा, उनको इग्नोर करेगा बेसिकली। तो मतलब कि भाई रियल वर्ल्ड डेटा है, उससे मैं एक्यूरेटली तो प्रिडिक्ट कर नहीं सकता कि सर्वाइव करेगा पर्सन या नहीं करेगा। सम परसेंटेज वाइज मैं प्रिडिक्शन दूंगा, राइट। तो 0.01 सेट करने का मतलब है कि भाई वो लीनियंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरा मॉडल बहुत ज्यादा लीनियंट हो जाएगा। ठीक है। 100 200 सेट करने का मतलब है कि भाई मेरा मॉडल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, कि भाई अगर उसने कहीं पे भी गलत क्लासिफिकेशन किया तो मेरे मॉडल को बहुत ज्यादा पैनलाइज करेगा एंड ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट कर देगा। ठीक है। 1 का मतलब है कि एक बीच का मिडिल ग्राउंड है। ठीक है। कि भाई वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा लीनियंट भी नहीं है। ठीक है। तो हाँ, वो अगर बहुत ज्यादा कोई बड़ा एरर आ रहा है तो उसको डेफिनेटली रिट्रेन करेगा उसके ऊपर। बट अगर बहुत छोटे छोटे एरर है, ठीक है, कि भाई जैसे उसने 1 से स्टार्ट किया, वो पूरे इनपुट तक पहुंच गया, 0 से स्टार्ट करने पे उसके ना इनपुट में जो पहुंचा उसमें एक दो वैल्यू का फर्क आ गया, राइट। तो वो उसको अलाउ कर देगा। ठीक है। पॉइंट, ये बेसिकली लीनियंसी डिसाइड करता है आपका सी। ठीक है। उसके बाद होता है मेरे पास एक कर्नल। ठीक है। कर्नल का क्या मतलब होता है? कर्नल का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब मैं 1 से इनपुट की तरफ जा रहा हूं तो मेरे को डेटा को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। मैं वो डेटा फिल्टरिंग करूंगा, डेटा को एक्सपैंड करूंगा बेसिकली, तभी मैं इनपुट की तरफ जा पाऊंगा, क्योंकि इनपुट बहुत सारे हैं, आउटपुट एक ही है ना। तो किस तरीके से मैं उस डेटा को एक्सपैंड कर रहा हूँ, वो होता है कर्नल। ठीक है। तो बस तीन तरीके के कर्नल होते हैं। एक होता है आरबीएफ, जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, इसकी फ्लो हम रेडियल समथिंग होती है, सेकेंड। हाँ, इसकी फ्लो होती है रेडियल बायसिस फंक्शन। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास दो और होते हैं, लीनियर और पॉलिनोमियल। ठीक है। लीनियर बेसिकली जब लीनियर डेटा हो मैं तब यूज करता हूं, तो इसके अंदर यूज करने का पॉइंट नहीं था। जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल इज बेसिकली यू कैन से लीनियर। ठीक है। बट वो 2D में लीनियर हो जाता है। ठीक है। मतलब दो वेरिएबल्स के ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ। ठीक है। तो जब भी मेरे पास डेटा लीनियर होता है मैं लीनियर कर्नल का यूज करता हूँ। ठीक है। जब भी मेरे पास डेटा और यू कैन से सॉर्टेड होता है, ठीक है, कि भाई एवर इंक्रीजिंग वैल्यूज है, ठीक है, तो मैं पॉलिनोमियल का यूज कर सकता हूँ, नॉट नेसेसरली लीनियर हो। ठीक है। पॉलिनोमियल मतलब एवर इंक्रीजिंग में देखो लीनियर का मतलब तो हो गया, लीनियर का मतलब तो सिंपली ये हो गया कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। पॉलिनोमियली लीनियर का मतलब होता है कि भाई एवर इंक्रीजिंग तो है, डेटा जो है मेरा वो एवर इंक्रीजिंग तो है, बट जो रेट ऑफ इंक्रीज है, जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो सेम नहीं है। ठीक है। यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज किया, फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, फिर थोड़ा सा इंक्रीज किया, ठीक है, फिर थोड़ा कम इंक्रीज किया, फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज किया, इस तरीके से। ठीक है। जा ये भी लीनियर रहा है। अगर आप किसी भी एक पॉइंट को उसके अगले पॉइंट से कंपेयर करोगे तो वैल्यू हमेशा कम ही है उसकी, है ना। कभी ड्रॉप नहीं आ रहा उसके अंदर, या अगर डिक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, डिक्रीज हो डेटा, तो कभी भी इंक्रीमेंट नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है। बट एक स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो कर रहा है, तो दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है। जितना भी रियल वर्ल्ड डेटा देखोगे आप, कभी भी ना ऐसा होता है ना लीनियर होता है, वो गिरेगा भी, वो इंक्रीज भी होगा। तो इसलिए हम आरबीएफ रेडियल बायसिस फंक्शन का यूज करते हैं कर्नल में। ठीक है।
इसकी मैथमेटिक्स भी होती है, हर एक चीज का फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला वगैरह पे इतना नहीं जाते हैं। ठीक है, आपको मॉडल डिफाइन करना आ जाए, मॉडल को यूज करना आ जाए, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, समझ आई बेसिक कंसेप्ट क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, तो यहाँ पे आप देखो मैंने मॉडल डिफाइन किया है। ठीक है, सेम डेटा के ऊपर भाई ट्रेन टेस्ट वगैरह जो ऑलरेडी जाता है मेरा, उसी के ऊपर मैंने एसवीएम लगाया हो। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसवीएम, तो एसवीएम ना एक प्रोसेस है, एक एल्गोरिथम है। ठीक है, उसके कई सारे डेरिवेटिव हो सकते हैं। ठीक है, जिस डेरिवेटिव को हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली, दैट इज कॉल्ड एसवीसी। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर कंट्रोल। ठीक है, कि सपोर्ट वेक्टर के बेसिस पे मेरे सॉर्टिंग होगी, इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वही किया कि फ्रॉम एसक्यूएल डॉट एसवीएम इंपोर्ट एसवीसी, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, एक्यूरेसी स्कोर कंफ्यूजन मैट्रिक्स दोनों में आपको समझा चुका हूँ। राइट, मैंने यहाँ पे मॉडल डिफाइन किया। एसवीसी में सी इक्वल टू 1 दिया, बहुत ज्यादा लीनियंट भी नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं, मिडिल ग्राउंड। ठीक है, कर्नल आरबीएफ दिया क्योंकि मेरे पास रियल लाइफ डेटा है, नॉन लीनियर डेटा है। राइट, एंड भाई रैंडम स्टेट 42 दे दी। रैंडम स्टेट 42 का मतलब तो आपको अब तक पता लग ही गया होगा, है ना? तो मेरा यहाँ पे मॉडल डिफाइन हो गया। बाकी फिर सेम फिट किया, प्रेडिक्ट किया, एक्यूरेसी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट कर ली। बाकी तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो तो सेम ही है, वो हर एक मॉडल में सेम ही रहता है, बस मैं एल्गोरिथम चेंज कर रहा हूँ, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, इसको जब मैं रन करता हूँ, मेरे पास ये रन नहीं है, गिव मी अ सेकंड, मैं एक एक करके एक बार कोड रन कर लेते हैं। सबसे पहले दिस वन, इट इज कनेक्टिंग। एक काम करो, इतना कोड लिख लो पहले। ठीक है, एसवीएम का एसवीएम का पहले कोड लिख लो। ठीक है, फिर रन तो हम कर लेंगे फिर। हाँ जी। ठीक है, अब इसमें ना इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऊपर से बस कॉपी पेस्ट करके मॉडल और जो चीजें चेंजेस करने हैं वो भी कर सकते हो।
ठीक है, हो जाए तो बताना। हो गया सबका? अरे अभी रन करने को बोला किसने था? ठीक है। अब इसको रन करने के लिए आपको वही डेटा वगैरह को इंपोर्ट करना है एंड एवरीथिंग करना है। तो सबसे पहले मैंने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी। उसके बाद मैंने डेटा इंपोर्ट किया। ठीक है। डेटा में से एज को फिलअप कर दिया। एज फिलअप करने के बाद मैंने कॉलम्स को ड्रॉप कर दिया। देन डेटा को एनकोड कर दिया और एक्स और वाई में स्प्लिट कर लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया। अब जो मेरे पास डेटा और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो चुका है, इसके बाद मैं सीधा ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तो मैं अपने कोड पे चला जाऊंगा। ठीक है, मैं अपने सीधा कोड पे आ गया एंड आई विल रन दिस। और आउटपुट में देखो, 65% की एक्यूरेसी अचीव हुई है और कंफ्यूजन मैट्रिक्स में रिजल्ट आपके सामने है। जो एमएल की पाइपलाइन है पूरी फॉलो करी, पहले दिन बताई थी। डेटा को लोड किया, उसको क्लीन किया, एनकोड किया, एक्स और वाई में सेपरेट आउट किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, मॉडल रन किया। एमएल की पाइपलाइन नोट करी थी? नहीं करी थी? कैसे पता लगेगा? फोटो में से देख के करो। हाँ, मॉड्यूल नोट फाउंड। आपने नाम यहाँ पे स्पेलिंग चेक करो अपनी। स्मॉल सी लिखा है यहाँ पे, क्या कैपिटल सी लिखा हुआ है ना? यदि आपका रन हुआ या कुछ एरर आ रहा है? हो गया ना? कभी हो गया? समझ आया एसवीएम किस तरीके से वर्क कर रहा है? ठीक है। एक्यूरेसी ऑब्वियसली अच्छी नहीं दे रहा मेरे को। ठीक है। बट द पॉइंट इज कि मैं एल्गोरिथम सारी इसीलिए पढ़ता हूँ ताकि मेरे को कंपैरिजन करने के लिए कुछ हो, कि मैं सिर्फ एक ही एल्गोरिथम पढ़ूं, हर एक पे वो लगाता रहूं। तो एक ही एल्गोरिथम हर एक डेटा के लिए बेस्ट नहीं होगी ना। मेरे पास जितनी 5-6 मशीन लर्निंग की बेसिक एल्गोरिथम्स हैं, ये ना बेसिक एल्गोरिथम्स सारी कोर एल्गोरिथम्स जिसको हम कहते हैं। तो इनमें से कोई ना कोई एक ही प्रेफर्ड होगी, एक ही उस पर बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो मेरे को कंपैरिजन तो हर एक से करना पड़ेगा, राइट? तो मैं कंपैरिजन के लिए अपना ये सब यूज कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है? जब भी आपको किसी भी डेटा के ऊपर कुछ भी प्रिडिक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो यू हैव टू डू द होल कंपैरिजन। जो सा मॉडल आपको बेस्ट मिलता है उस पर फिर आप आगे वर्क करते हो। ठीक है। कि जैसे देखो आगे ना हम एक्यूरेसी वगैरह इंप्रूव करना सीखेंगे। आगे हम एक्यूरेसी को इंप्रूव करना सीखेंगे। ठीक है। तो जब मैं एक्यूरेसी को इंप्रूव करना चाहूंगा तो मैं हमेशा उसी मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव करना चाहूंगा ना जिसकी ऑलरेडी काफी अच्छी है। गेटिंग पॉइंट? कि जिस मॉडल की ऑलरेडी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। और आई थिंक 81 85 समथिंग आई थी लॉजिक की। 79 है, 75 है, 83 आ रही है मेरे पास लॉजिस्टिक की, 81 83। इसकी सबसे बेस्ट आ रही है तो मैं ऑब्वियसली इसी को इंप्रूव करना चाहूंगा, राइट? क्लियर? समझ आया? कोई डाउट? नहीं? ठीक है। तो ये था मेरा एसवीएम का कंसेप्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन का। ठीक है। इसके बाद अब ना हमारे पास जो बेसिक एल्गोरिथम्स होती हैं, क्या दिखा रहा है बताओ? स्पेलिंग देखो। सही है। एसवीसी ऑल कैपिटल आएगा। कैपिटल ही है। हाँ, वही। मतलब पाइथन केस सेंसिटिव है, तो जो स्मॉल है जो कैपिटल है वो वैसे ही रहेगा। क्या हुआ? अभी भी नहीं हुआ? अब क्या बता रहा है? ये ना याद करने की चीजें नहीं होती, आपको ना एक बार समझनी होती हैं चीजें। बस आप समझ जाओगे तो फिर वो चीजें अपने आप फ्लो में आ जाती हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बैठ जाएंगे। आपका बेसिकली कहते हैं ना कि टूल के ऊपर हाथ बैठ जाता है, तो जैसे आपका मशीन लर्निंग के ऊपर, डीप लर्निंग के ऊपर हाथ बैठ जाएगा। तो ये कि आप जितने ज्यादा, सिर्फ ये नहीं है कि जो मैंने क्लास में करवा दिया वही सिर्फ आप कोड कर रहे हो। कोई भी डेटा सेट उठाओ, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स ट्रेन करके देखो, अपना देखो किसकी एक्यूरेसी सबसे बेस्ट आ रही है, उसके ऊपर फिर आगे जो जैसे हम फर्दर वर्क करेंगे तो उन अपने मॉडल्स के ऊपर ही फर्दर वर्क करो। तो इस तरीके से आपको ना कंसेप्ट समझ आने लगेंगे। तो वो एक बार कंसेप्ट समझ आ गए, अब मेरे को है, मेरे को भी तो कुछ याद करना पॉसिबल ही नहीं होता, पर मेरे को कोड लिखा हुआ है ना मेरे पास, मेरे को कोड लिखना आता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली चीज,
मेरे को भी नहीं पता क्या क्या कैपिटल आना है, क्या स्मॉल आना है, राइट। तो मैं एरर पढ़ना हूँ, मैं एरर पढ़ लेता हूँ, ठीक है। एरर से मेरे को बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है मेरे कोड में क्या गलतियां हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट जो अप्रोच रहती है वो यही रहती है कि आप एरर पढ़ना सीखो। एरर पढ़ने से आपको एक बहुत अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा आपके कोड में क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, कहाँ पे इशू किया है आपने। दूसरी चीज कि जितने ज्यादा आप कोड लिखोगे उतना ज्यादा आपको समझ आने लग जाएगा कि फुल पिक्चर नहीं देता है वो मेरे को। करेगा पॉइंट कि एक्यूरेसी स्कोर मेरे को एक फुल पिक्चर नहीं देता है मेरे मॉडल कितना अच्छा है, उसमें बायसनेस है नहीं है, हर चीज मेरे को जाननी होती है, ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस, ठीक है। हम हर एक मॉडल को डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस के ऊपर टेस्ट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा टेस्टिंग का रिजल्ट आता है उसकी बेसिस पे हम फिर मॉडल को फाइनलाइज कर सकते हैं कि हमें कौन सा मॉडल यूज करना है एक्चुअली, ठीक है। तो इसके अंदर आपने एक्यूरेसी स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये दो चीजें आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हम यूज करते हैं यूजुअली तीन चीजों को जानने के लिए: प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं इवेल्यूशन मैट्रिसेस में बात करूं तो एक्यूरेसी स्कोर होता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स होती है, देन वी हैव F1 स्कोर, ठीक है। उसके बाद आता है आरओसी एंड एयूसी, ठीक है, ठीक है। आरओसी एंड एयूसी जो है वो थोड़ा विजुअल चीज हो जाती है, देख के आप पता लगाते हो उससे, बाकी सब नंबर्स है, ठीक है। एक्यूरेसी पता है, कंफ्यूजन पता है। अब बात करेंगे हम सबसे पहले F1 स्कोर की, जो हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वाला पार्ट मैंने शुरुआत है ना, याद है बीच में एक कोड में क्लासिफिकेशन रिपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने कहा था इसको मत लिखना अभी। वो बेसिकली यहाँ पे यूज होता है, F1 स्कोर कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है वो, ठीक है। होते क्या है उनके बारे में बात करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हाँ, अभी हमें वैल्यूएशन पढ़ रही है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, हाँ। यहाँ पे मेरे पास एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ रखी है, ठीक है। ये जो मेरा मॉडल था रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट पे मेरे पास एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आई है, ठीक है। इसके अंदर जो आपको देखने होते हैं वो तीन चीजें देखनी होती है: प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर, ठीक है। प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर, ठीक है। प्रिसीजन एंड रिकॉल क्या होता है? प्रिसीजन इज कि बेसिकली भाई कितनी वैल्यूज पॉजिटिव थी कंपेयर टू कितनी वैल्यूज ने पॉजिटिव बताई, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यूज जो एक्चुअली पॉजिटिव थी कंपेयर टू नंबर ऑफ वैल्यूज जो उसने एक्चुअली पॉजिटिव बताई। ये समझ आया? तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाले पार्ट पे जाते हैं। गिव मी अ सेकंड। इवैल्यूएशन पे आना।
ठीक है, तो बस तीन चीजें। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में जब बात कर रहे होते हैं हमारे पास तीन चीजें आती हैं, प्रिसीजन, रिकॉल एंड एफ वन स्कोर। ठीक है, एफ वन स्कोर बेसिकली प्रिसीजन रिकॉल पे बेस्ड कैलकुलेशन है सिर्फ एक, तो वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, द मेन पार्ट है आपको प्रिसीजन एंड रिकॉल समझना है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं प्रिसीजन की। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जो मेरा डेटा था, प्रिसीजन को यहाँ से हटाते हैं एक बार। इवैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मैंने assume किया मेरा कुछ भी डेटा था। ठीक है, उसके अंदर 0 1 की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, 50-50 लेते हैं, 50% वॉज नेगेटिव, 50% वॉज पॉजिटिव। ठीक है, जब मैंने कोई मॉडल ट्रेन किया, ठीक है, M1 एक मॉडल का नाम रख लेते हैं, इसने मेरे को जो रिजल्ट दिया, इसने मेरे को जो रिजल्ट दिया वो दिया कि भाई 60% यहाँ पे दिया और 40% यहाँ पे दिया। ठीक है, ठीक है। अब प्रिसीजन की जब मैं बात करता हूँ, मैं प्रिसीजन की बात करता हूँ, तो प्रिडिक्टिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्सेस एक्चुअल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो प्रिडिक्टिव पॉजिटिव कितने हैं, प्रिडिक्टिव पॉजिटिव कितने हैं? क्या 60% पॉजिटिव है? पॉजिटिव तो 40% है ना, 1 इज पॉजिटिव, 0 को हम नेगेटिव मानते हैं, है ना। तो प्रिडिक्टिव पॉजिटिव में बस 40% है। इसमें से एक काम करते हैं, परसेंटेज हटा देते हैं, सिंपल एज्यूम करते हैं कि भाई 100 रोज थी। ठीक है, 100 रोज पे टेस्टिंग हुई मेरे मॉडल की, और उसमें से 50-50 एक्चुअली था। ठीक है, उसने 60 रोज को तो बताया सर्वाइव नहीं करेंगे, 40 को बताया सर्वाइव करेंगे। प्रिडिक्टिव पॉजिटिव इज 40। ठीक है, एक्चुअल पॉजिटिव कितने थे, एक्चुअल पॉजिटिव कितने थे 50, तो 40/50 इज माय प्रिसीजन। ठीक है, ये होता है प्रिसीजन। समझ आया? हमारे पास प्रिसीजन की वैल्यू कितनी आई, 4/5 है, 0 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, इसको आप परसेंटेज वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो। सॉरी, नहीं नहीं, एक्यूरेसी नहीं, ये हमारा प्रिसीजन आता है, दिस इज प्रिसीजन। ठीक है, अब हमें प्रिसीजन और रिकॉल दो वैल्यूज होती हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है फॉर कैलकुलेटिंग एफ1 स्कोर। ठीक है, एंड एफ1 स्कोर के बेसिस पे मैं एक्चुअली एक्यूरेसी से बेटर रहता है एफ1 स्कोर, क्योंकि वो बायसनेस वगैरह को भी शो करता है। ठीक है, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ रिकॉल की, मैं बात करता हूँ रिकॉल की, तो रिकॉल के अंदर जो प्रोपोर्शन होता है वो उल्टा हो जाता है, प्रिसीजन से बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर तो ना, बेसिकली जो स्टेटमेंट बनती है वो बनती है प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव डाटा डिटेक्टेड। ठीक है, तो एक्चुअल पॉजिटिव कितने थे, एक्चुअल पॉजिटिव नीचे, डिटेक्टेड एक्चुअल पॉजिटिव, एपी लिख लेते एक्चुअल पॉजिटिव। ठीक है, एक्चुअल पॉजिटिव कितने थे 50, उसमें से डिटेक्ट कितने हुए 40, हाँ उसमें से 40 डिटेक्ट हुए हैं, राइट। से उल्टा हो गया है ना, 50/40 हो गया, ऊपर 40/50 था। ठीक है, अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है कि आप ना सिर्फ रिकॉल कैलकुलेट करने के लिए प्रिसीजन को उल्टा नहीं कर सकते। मान लो मेरे पास ना, जो मेरा मॉडल 1 था, उसने कुछ इस तरीके से बताया कि 40 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, तो मैं अगर प्रिसीजन को दोबारा कैलकुलेट करूंगा तो क्या बन जाएगा, प्रेडिक्टिव पॉजिटिव कितने हैं 60, एक्चुअल पॉजिटिव कितने हैं, एक्चुअल पॉजिटिव 50, तो प्रिसीजन 60/50 बन जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे ना 50/60 नहीं होएगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल पॉजिटिव कितने हैं 50। अब ऐसे एक्चुअल पॉजिटिव जो कि डिटेक्ट हुए हैं वो कितने हैं, 60 तो टोटल पॉजिटिव है, एक्चुअल पॉजिटिव जो डिटेक्ट हुए हैं वो तो 50 रहेंगे।
वो भी 50 हो जाएगा। बात समझ आई मेरी? यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अपोजिट नहीं होता उसका, इज अ डिफरेंस। ठीक है, क्लियर? समझ आया? ठीक है, इसकी एक फोटो लेके मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। इसके बाद हम आते हैं F1 स्कोर पे। ठीक है, अब इसके बाद जो F1 स्कोर है वो कुछ भी नहीं है, इनका बेसिकली मीन होता है। ठीक है, वैसे अगर आप टेक्निकल टर्म्स में बोलो तो हार्मोनिक मीन कहते हैं वैसे। ठीक है, बट हार्मोनिज्म क्या होता है वो फिर मैथ्स में बहुत ज्यादा जाना पड़ जाएगा। बेसिकली एज्यूम कर सकते हो कि मीन होता है। ठीक है, तो मतलब जो भी वो वैल्यू है प्लस ये वैल्यू डिवाइड बाय 2। ठीक है, दैट इज माय F1 स्कोर। ठीक है, क्लियर? F1 स्कोर अगर आप यहाँ पे देखो तो भाई मेरा ना हर एक वैल्यू के लिए कैलकुलेट होता है। मेरा F1 स्कोर हर एक प्रिडिक्टेड वैल्यू के लिए कैलकुलेट होता है। मतलब कैसे कि भाई मेरे पास दो कैटेगरीज है, या तो 0 होगा या 1 होगा, है ना? तो 0 के लिए भी एक F1 स्कोर आएगा, 1 के लिए भी एक F1 स्कोर आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई प्रिडिक्टेड पॉजिटिव अपॉन एक्चुअल पॉजिटिव में एक्चुअली 0 के लिए भी तो कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? कंपेयर करने के लिए मॉडल्स को। टाइटैनिक वाला एग्जांपल, लेकिन मॉडल्स को कंपेयर कर रहे हैं ना, डेटा का फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को इस पे। डेटा कुछ भी हो मेरा, पेंगुइन्स यूज कर लो, टिप्स यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, ये तो चीज सेम रहेगी, क्योंकि मॉडल बेस्ड है, ये डेटा बेस्ड नहीं है। इसमें हम हर एक मॉडल का अपना एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, सेवन स्कोर सब कुछ निकालते हैं, है ना? हर एक पैरामीटर के बेसिस पे उसको कंपेयर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा, देखते कैसे अपन स्कोर, इसमें मेरे पास जो 0 और 1 कैटेगरी है इसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके बीच में मेरे पास बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना? तो मतलब मेरा मॉडल बायस्ड नहीं है। ठीक है, करिए पॉइंट। थोड़ा सा आप डेफिनेटली कह सकते हो कि भाई नेगेटिव की तरफ बायस हो रहा है यहाँ पे, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं इसको बायसनेस नहीं बोलूंगा। इतना तो मैं भी डेटा में ही, डेटा ही बायस हो मेरा। गेटिंग पॉइंट? मॉडल्स को कंपेयर करने के लिए बायसनेस कंपेयर कर पा रहा हूँ, कौन सा मॉडल मेरा बायस है, कौन सा मॉडल मेरा बायस नहीं है। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कंपेयर करते हैं ना हम। एक मॉडल में मैं सिर्फ एक्यूरेसी थोड़ा ना देखूंगा, मैं वो हर एक तरीके से अच्छा चाहिए मेरा मॉडल। हम्म, उसमें उन्होंने तुम्हें डेटा दे दिया कि इसके लिए एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाओ। जैसे एग्जांपल है, मैंने जब एक बैंकिंग फर्म थी उसमें वर्क करता था, सो वहां पे बेसिकली ना एक कंसेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का। शायद मैंने एग्जांपल दिया भी होगा ये वाला पहले, कोई बात नहीं, सुन लो। एक कंसेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का, मतलब एक पर्सन को इंफॉर्मेशन लेके हमें जज करना होता है कि भाई द कैपेबिलिटी कि भाई ये लोन रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होता है कि भाई कितने परसेंट चांसेस हैं ये बंदा डिफॉल्ट करेगा। ठीक है, अब एक रिस्क एपेटाइट होती है कंपनी की, मेरी वाली जो कंपनी थी उसकी 14% थी, कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 14% के अंडर है तो हम उसको लोन देते थे, वरना नहीं देते थे, सिंपल। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालने के लिए कंसेप्ट यूज होते हैं, वो बेसिकली मशीन लर्निंग है, थोड़ा सा डीप लर्निंग वाला पार्ट आ जाता है उसके अंदर, राइट? अब वही मैं मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर कंपेयर करूंगा, है ना? मेरे को जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज चाहिए, राइट? तो मैं मल्टीपल मॉडल्स को कंपेयर करता हूँ। ठीक है, और जब मैं मल्टीपल मॉडल्स को डेटा के ऊपर कंपेयर करूंगा तो सिर्फ एक्यूरेसी के बेसिस पे थोड़ा ना देखूंगा, मेरे को एक्यूरेसी भी देखनी पड़ेगी, उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी देखनी पड़ेगी, उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी देखनी पड़ेगी, उसकी आरओसी भी देखना पड़ेगा, एयूसी भी देखना पड़ेगा। हर एक पैरामीटर पे जो सबसे बेस्ट मॉडल होगा वही मैं फाइनली अपने उसके ऊपर अपना जो मेन मेरा कोड है वो बिल्ड करूंगा। पॉइंट? तो भाई मॉडल के कंपैरिजन का पार्ट हो जाता है, इवैल्यूएशन का पार्ट हो जाता है ये, कि आप एक क्लास में से भाई सबसे बेस्ट पर्सन कौन है कैसे निकालोगे? जो टॉप कर रहा है उसको नहीं निकालोगे ना, जो पढ़ाई में भी लेट्स से टॉपर से सेकंड या थर्ड पोजीशन ले रहा है। ठीक है, एक पर्सन उसके जो स्पोर्ट्स में भी सेकंड या थर्ड पोजीशन ले रहा है, ठीक है, वो एक ऑलराउंडर हुआ, राइट? तो सिर्फ एक मैट्रिक्स पे अगर हम इवेल्युएट कर रहे हैं किसी पर्सन को तो सेंस नहीं बनाता ना वो। कोई मॉडल किसी चीज में अच्छा हो सकता है, कोई मॉडल किसी चीज में अच्छा अच्छा हो सकता है। मेरे को अपने यूज केस के हिसाब से देखना है कि भाई कौन सा मॉडल मेरे यूज केस में बेस्ट फिट होता है। पॉइंट?
इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट इवैल्यूएशन मैट्रिसेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। इसके अंदर हम तीन चीजें में मिलते हैं, प्रिसीजन, रिकॉल एंड एफ वन स्कोर। मेरे को प्रिसीजन और रिकॉल से बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है, क्योंकि वो एफ वन स्कोर कैलकुलेट करने के इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। ठीक है, मेरे को जो मेन फर्क पड़ता है वो फर्क पड़ता है एफ वन स्कोर से। ठीक है, एफ वन स्कोर देखने का सिंपल सा तरीका क्या है, सीबीएपी की कैटेगरीज हैं, उसके जो एफ वन स्कोर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आना चाहिए। ठीक है, 5 से 10 पॉइंट की रेंज में हो वर्क्स, उससे ज्यादा है तो फिर मतलब मेरा मॉडल बायस्ड है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरी जो रेंज है वो 7 पॉइंट्स की है। ठीक है, 74 और 83 के बीच में 7 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 69 पॉइंट का डिफरेंस है, सॉरी। ठीक है, 9 पॉइंट्स का डिफरेंस है, जो कि मेरे एक एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है। ठीक है, तो मतलब मैं इस मॉडल को बायस नहीं बोलूंगा। कई सारे मॉडल जिसमें आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकालोगे वो बायस भी हो सकते हैं। नहीं, ये रेंज वही मतलब डिपेंड करता है कि मेरे को कितनी बायसनेस चाहिए, कितनी बायस मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, कितनी नहीं है। यहाँ पे ना अब आप ट्रेडिशनल जो स्टडिंग के मेथड्स हैं उसको भूल जाओ, कि भाई हाँ एक फिक्स्ड वैल्यूज है उसी के ऊपर सब कुछ कंपेयर करना होता है। जब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई की बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि भाई यही नंबर्स हैं, इन्हीं के ऊपर आपको कंपैरिजन करना है। आपको वहां पे लॉजिकली सोचना है कि भाई क्या मेरा जो यूज केस है उसमें इतनी बायसनेस एक्सेप्टेबल है। अगर है तो वर्क्स। अगर आपकी बायसनेस मान लो 50 पॉइंट्स की आ रही है, ठीक है, आपने सोचा यूज केस है, आपके यूज केस में अगर 50 पॉइंट भी चल जाएंगे तो चल जाएंगे। अगर आपके यूज केस के अंदर 2 पॉइंट की भी बायसनेस नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। फाइनल नंबर्स नहीं है यहाँ पे हमारे पास ना, ये आपको पूरा लॉजिकली खुद सोचना होता है। कहने का पॉइंट। और एक काम करो, हर एक मॉडल का हमने 5 एल्गोरिथम्स करी थी, हर एक मॉडल का आप, अच्छा लीनियर को तो होता नहीं, लीनियर में तो ये सब होता नहीं है। ठीक है, तो जो मेरा लॉजिस्टिक है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट और एसवीएम है, 4 एल्गोरिथम्स है। चारों की क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकाल लो और कंपेयर करके देखो कौन सा मॉडल सबसे कम बाइस्ड है या कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा बाइस्ड है। निकालना आपको आता ही है, अगर कोड देखो तो भाई बस मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी इंपोर्ट कर लेता हूँ कंफ्यूजन मैट्रिक्स के साथ, और लास्ट में इसे रिस्क कैलकुलेट कर लेता हूँ। चारों मॉडल लीनियर को छोड़ के सबका अलग अलग करना पड़ेगा। चारों मॉडल लीनियर रिग्रेशन को छोड़ के, सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट एंड एसपीएम।
रैंडम स्टेट की वैल्यू क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के लिए कहाँ डल रही है? आपने हर एक मॉडल का कोड लिखा हुआ है, उसमें बस लास्ट में जब मॉडल ट्रेन हो जाता है उसके बाद क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी तो निकालनी है बस। हाँ, एसवीएम की भी निकालनी है। हो गया, चलो का कौन सा मॉडल सबसे कम बायस्ड है? बताओ। हाँ, देखो, बायसेस देखने के लिए दोबारा बता देता हूँ। जब आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में एपन स्कोर देखते हो, तो जो मतलब दो फिलहाल कैटेगरीज हैं, 0 और 1, राइट? तो 0 और 1 का दोनों का एपन स्कोर बताएगा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, वो जिस मॉडल के लिए सबसे कम होगा वो सबसे कम बायस्ड है, जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा ज्यादा बायस्ड है। एसवीएन सबसे कम बायस्ड है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। माने सबको करने दो, फिर रीजनिंग करेंगे। कौन सा हो गया? फिर आपका हो गया ज्योति? एक रहते, कर लो फटाफट कर लो। वेट अपना। देखो, बायसेंस देखना दोबारा बता देते हैं। बायसेंस देखना काफी सिंपल है। आपकी फिलहाल हम टाइटैनिक वाले डेटा सेट पे काम कर रहे हैं। दो कैटेगरीज हैं, 0 और 1, ठीक है। जब भी आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकालते हो तो 0 का भी एफएन स्कोर आता है, 1 का भी एफएन स्कोर आता है। इन दोनों स्कोर्स के बीच में जो डिफरेंस है, वो जिसका जितना कम होगा उतनी ज्यादा बायसनेस उसमें कम है, जिसका जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वो बायसनेस है उसके अंदर, ठीक है। जैसे अगर मैं 83 और 74 के बीच में देखो, 9 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। किसी के अंदर अगर 5 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब इस मॉडल के कंपैरेटिवली उसमें बायसनेस कम है।
और किसी मॉडल में 20 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, तो इस मॉडल से कंपैरेटिवली उसमें बायसनेस ज्यादा है। सो मैं आपसे पूछा मैंने ये था कि भाई कौन सा मॉडल है जिसमें बायसनेस सबसे कम है। हम्म, इन तीनों सेम ही आ रहा है, तो फिर ये इन तीनों में मतलब सेम ही रिजल्ट होगा। आपका अलग है, वो ये डेटा को आपने स्प्लिट किया है, ट्रेन किया है, तो अलग अलग हो सकता है जनरल फॉर सबसे कम आ रहा है के लिए। पॉइंट्स बताओ। अपने ना 4 मॉडल्स हैं, चारों के पॉइंट्स कैलकुलेट करो। रुको मेरी बात सुनो। 4 मॉडल है, चारों के पॉइंट्स कैलकुलेट करो। ठीक है, एंड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मेरे को बताओ सबसे कम पॉइंट्स किसके हैं, मतलब चारों के पॉइंट्स बताओ मेरे को। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सॉरी, कोई बात नहीं, आप तीनों के सेम बोल देना, मतलब 7 पॉइंट तीनों में ऐसे करके बता दो। सॉरी, हाँ, डिफरेंस बताना है। किसका, किसमें, और बाकियों में? बाकियों में मतलब चारों को बताओ मेरे को, चारों को पूछ रहा हूँ मैं। आप अपने पास बेशक से कहीं पे नोट कर लो, अगर आप ऑन द स्पॉट देख के नहीं बता पा रहे हो तो। हाँ, आप अपने पास कहीं पे नोट कर लो चारों के स्कोर्स, और फिर चारों के मेरे को एक साथ बताओ। हम्म, चारों के पॉइंट्स बताओ, क्या क्या पॉइंट्स। ठीक है, लीनियर में तो कैलकुलेट करते ही नहीं, मैंने बताया था। अच्छा, हाँ। तो रैंडम फॉरेस्ट सबसे कम वाला आया, तो उसमें बैठता सबसे कम है। ठीक है, अब इसमें ना जो एक्चुअली हम कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा बाकी लोग भी बताओ आपका। मतलब पॉइंट डिफरेंस कितना है? 76 और 37। ओके, ओके, ठीक है, इतना डिफरेंस आना नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। कोड ऐसे ही लिखा है, कोड लुक्स द सेम। वाई टेस्ट एंड पहले लिखा है, वाई प्रिडिक्शन बाद में लिखा है। टेस्ट पहले, प्रिडिक्शन बाद में आता है ना? तो ठीक है, इतना आ रहा होगा फिर। केशव आप बताओ। किसमें? एसवीएम में 37 आ रहा है। ठीक है, नो इशू। ठीक है, तो आपके लिए भी मतलब बाकी तीनों में से सबसे बेस्ट है उसको, मतलब बायसनेस बाकी आपके तीनों ही नहीं है। राइट, बाकी तीनों आपके बायस बिल्कुल नहीं है, तो फिर आप सीधे एक्यूरेसी के ऊपर देख सकते हो।
करेंगे पॉइंट। ऐसे ही हम अभी और भी मैट्रिसेस पढ़ेंगे, तो हो सकता है कईयों में सेम आए, कईयों में डिफरेंट आए, तो उसके बाद डिसाइड करना होता है कि किस तरीके से आपको एक्चुअली देखना है उसको। ठीक है, आपके पास 3 मैट्रिसेस हो गई ना अभी तक, एक्यूरेसी हो गई, कंफ्यूजन हो गई, ऐसे ये एफ स्कोर हो गया। तीनों की तीनों वाली थोड़ी ना सेम आएंगी, सब कुछ देखना पड़ता है, वही तो कह रहा हूं, सब कुछ हम एक मॉडल को इवेल्युएट कर रहे हो, आपको हर तरीके से टेस्ट करोगे ना उसको। ठीक है, और अभी तो हमने 3 ही पढ़ी हैं, अभी और भी पढ़ेंगे, अभी और भी हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट इवेल्यूशन मेरे पास आती है, जो नेक्स्ट इवेल्यूशन क्राइटेरिया मेरे पास आता है, उसे हम कहते हैं आरओसी एंड एयूसी। ठीक है, आरओसी एंड एयूसी। ठीक है, आरओसी इज बेसिकली कि भाई रेट ऑफ ट्रूली पॉजिटिव कंपेयर टू रेट ऑफ ट्रूली सॉरी डिटेक्टिव पॉजिटिव। ठीक है, यही होता है ना, एक मिनट। अच्छा, ट्रू पॉजिटिव वर्सेस फॉल्स पॉजिटिव का रेट होता है। ठीक है, आरओसी बेसिकली एक प्लॉटिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर हम ट्रू पॉजिटिव वर्सेस फॉल्स पॉजिटिव को प्लॉट करते हैं। ट्रू पॉजिटिव मतलब जो मेरे मॉडल ने डिटेक्ट किया, पॉजिटिव बताया और एक्चुअल पॉजिटिव थे। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब जो मेरे मॉडल ने पॉजिटिव बताया बट एक्चुअली नेगेटिव थे। इन दोनों वैल्यूज को हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, एक लाइन चार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन चार्ट में हम क्या देखते हैं, इस लाइन चार्ट का हम एयूसी देखते हैं। ठीक है, जो एक कर्व हुआ इसको हम आरओसी कर्व कहते हैं। नहीं समझ आ रहा, लाइन चार्ट बन जाता है, इस लाइन चार्ट के एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व होता है। मैथ्स का बेसिकली कंसेप्ट है कि जब भी आप कुछ प्लॉटिंग करते हो, एक लाइन चार्ट बनाते हो ना, तो उसके नीचे एरिया आ जाता है कि भाई एक्स एक्सिस से उस लाइन तक कितना एरिया वो कवर कर रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एयूसी, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अब ये दोनों ना ऐसा नहीं है कि सेपरेट सेपरेट आप इन्हें देख सकते हो। एक्चुअली एयूसी ही की वैल्यू ही देखी जाती है, आरओसी तो सिर्फ एयूसी को ड्राइव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने एफ स्कोर की जब बात करी, तो प्रिसीजन एंड रिकॉल ये सिर्फ यूज किए जाते हैं एफ स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए, तो आप फाइनली एफ स्कोर की वैल्यू देखते हो। ऐसे ही आरओसी एंड एयूसी में, आरओसी जो कर्व है वो प्लॉट किया जाता है सिर्फ एयूसी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो आप एयूसी की वैल्यू फाइनली देखते हो। ठीक है, अब एयूसी की वैल्यू देखने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि भाई एरिया अंडर द कर्व जो है वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मेरा मॉडल बेटर है। ठीक है, तो अगर मैं कोड दिखाऊँ आपको, गिव मी अ सेकंड, नहीं तो कर रखा होगा, हाँ ये रहा। वो करेगा। हाँ हाँ, यहाँ पे देखो, दिस इज माय आरओसी को एसवीएम का। ठीक है, जो एसवीएम मैंने मॉडल ट्रेन किया था उसका आरओसी का भाई। ठीक है, अब वही भाई देखो, यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव रेट है, यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव रेट है। ठीक है, तो उसने प्लॉटिंग कर दी उसके बीच में, एक लाइन चार्ट आ गया। अब इस लाइन चार्ट ने यहां से इस एक्स एक्सिस का जो ये वाला एरिया है, ये जितना होता है उसे कहते हैं एयूसी। ठीक है, तो ये एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करके देता है ये नीचे। ठीक है, एयूसी इक्वल टू 0.69। ठीक है, जिस मॉडल का एयूसी ज्यादा होता है दैट इज बेटर। हाँ, मतलब इंटरमीडिएट स्टेप है वो। जब तक मैं आरओसी को प्लॉट नहीं करूंगा मैं एयूसी कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, तो मेरे को आरओसी प्लॉट करना ही पड़ता है। सिमिलर मैनर में जब तक मैं प्रिसीजन और रिकॉल कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं एफ स्कोर कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हीं दोनों का तो मीन है एफ स्कोर, है ना, तो मेरे को वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। देखता मैं फाइनली एफ स्कोर या एयूसी ही हूं, तो हमारे पास 4 मैट्रिक्स हो गए टोटल। ठीक है, पहला एक्यूरेसी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एफ स्कोर, एयूसी। ठीक है, 4 हो गए, एक और सीखेंगे। आप फिलहाल आरओसी सबके लिए कर लो, सिंपल सा कोड है। हाँ, कर्व आरओसी होता है, जो प्लॉटिंग है वो आरओसी कर्व बोलते हैं, वैल्यू एयूसी, जो एयूसी की वैल्यू होती है। ठीक है, एंड रिमेंबर जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ना, ये जो अपने लास्ट ट्रेंड मॉडल है उसका हमेशा कर्व दिखाएगा। करेंगे पॉइंट, जो लास्ट ट्रेंड मॉडल है
उसका कर्व दिखाएगा हमेशा। मान लो आपने पांचों कोड लिखे हुए हैं, पांचों मॉडल को ट्रेन किया, तो लास्ट में आपने जो भी कोड रन किया ना, सिर्फ उसका कर्व दिखाएगा ये। तो आपको, हाँ, क्योंकि मैंने एसवीएम लास्ट ट्रेन किया था। ठीक है। अगर मैं कुछ और ट्रेन करता तो वो दिखाता। ये एसवीएम जो यहाँ पे लिखा आ रहा है वो तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वजह से आ रहा है। ठीक है। सो वट यू हैव टू डू इज, जो आपने कोड लिखा हुआ है उसमें लास्ट अपने जो क्लासिफिकेशन बोर्ड डाला है, उसके बाद ही आपको ये वाला पार्ट भी डालना है, ये वाली लाइन भी डालनी है। ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? ताकि आपका हर एक मॉडल जब भी आप रन करो, साथ ही उसकी एक्यूरेसी भी निकल जाए, कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी निकल जाए, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी निकल जाए और एयूसी भी निकल जाए। मैंने यहाँ पे अलग से किया हुआ है, आपको साथ में करना है। एक का साथ में करके दिखाओ कैसे होगा, समझ आ जाएगा। ठीक है। मैं सिंपली इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और लेट्स से मैंने लास्ट वन ना ये किया होता है एसवीएम। ठीक है। तो इसी में मैं सबसे पहले तो यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। जो इंपोर्टिंग वाला पार्ट है वो यहाँ पे रहेगा, जो ये वाला पार्ट है तो मैं अगेन कॉपी करके यहाँ क्लासिफिकेशन और इसमें कंफ्यूजन तक ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। जो इंपोर्टिंग वाली लाइन्स है वो ऊपर आ गई, जो प्लॉटिंग वाली लाइन्स है वो यहाँ नीचे आ गई। ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को एसवीएम का प्रॉपर प्लॉट बना के साथ ही यहाँ पे दे देगा, है ना। क्या देखिए, इसमें आरओसी दोबारा अपने आप आ रहा है, को मैंने इसमें आरओसी डाल रखा है क्या? दो बार नहीं आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी तो छोड़ दिया मैंने मैंने कॉपी करके डाला ना। हाँ, भी सही है। हम्म, ठीक है। एक्यूरेसी आ गई, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गई। मैं यहाँ पे बीच में क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वाली लाइन डालता तो वो भी आता। एंड यहाँ पे फिर मेरा आरओसी कर्व भी आ गया। समझ आ रहा है? मैंने क्या किया, जो इंपोर्टिंग वाली लाइंस थी, चीजें इंपोर्ट करी थी जो मैंने, वो ऊपर डाल दी। यहाँ पे इंपोर्टिंग वाली लाइन थी मेरी सारी। और नीचे यहाँ पे एक्यूरेसी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करने के बाद मैंने आरओसी वाला काम कर लिया। ठीक है। वो नहीं, वो इसमें मैंने लिखी नहीं हुई थी ना। वो अगर आपके, हाँ हाँ, लिखनी है वो। लिख सकते नहीं है, लिखनी ही है। आपको सारी डिटेल एक साथ चाहिए ना। हाँ, चारों में करो। चारों का एयूसी के बेसिस पे जज करो कौन सा बेस्ट है। ये तो ना इंपोर्टिंग वाला, चलो इंपोर्ट वाला पार्ट है ये। इसका कोड, ये इसी का कोड तो बता रहा हूँ। ये रहा ना, ये तीन लाइनें हैं लास्ट में लिखनी है जो आपको, और ये दो लाइन है जो ऊपर लिखनी है आपको। ये दो लाइन आपको इंपोर्ट वाले पार्ट पे लिखनी है, और लास्ट में ये तीन लाइन ऐड करनी है। मैं आपको एक काम करता हूँ, एक साथ ही दिखाता हूँ, आप अपने आप से करते रहना, ये लो। ठीक है। यहाँ से देख के समझ आ रहा है? रिमेंबर कि ये मैंने अलग किया हुआ है, आप अलग नहीं करोगे, आपको हर एक मॉडल के साथ ही करना है, जैसे मैंने मर्ज करके दिखाया। सॉरी। और इसके अंदर जैसे मैंने आरओसी का एसवीएम लिखा हुआ है, आप हर एक मॉडल का डिफरेंट डिफरेंट बनाओगे। तो हमारे पास एक चीज और बचेगी, वो और करेंगे, फिर हमारा इवैल्यूएशन मैट्रिसेस वाला कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा।
हम्म। हाँ, यहाँ पे जो एसवीएम लिखा हुआ है ना, वहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट रखना। रैंडम ट्री नहीं, रैंडम फॉरेस्ट। 19-20 का नहीं, 19-20 हजार पेड़ों का फर्क है। ये एक काम करते हैं, मैं आपको लास्ट पार्ट भी एक बार बता देता हूँ। ठीक है, जो लास्ट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो भी मैं एक बार आपको बताता हूँ, उसका कोड वगैरह बता देता हूँ। ठीक है, फिर आप पांचों को हर एक पैरामीटर के ऊपर इजीली कंपेयर करके एक चार्ट बना लेना। ठीक है, एक्सेल में या कहीं पे भी। ठीक है, एंड उसकी फोटो लेके आपको ग्रुप पे डालनी। मैं आपको एक लास्ट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया और बता रहा हूँ। ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज, जो आपके चार मॉडल्स हैं, ठीक है, उसका आपको ना चार्ट बना लेना एक्सेल में। चार्ट भी नहीं, मतलब बेसिकली प्लॉटिंग टाइप। किस तरीके का बनाओगे, ये मैं बता रहा हूँ, ये तो करना सबको ही है। आपने अभी कर लिया तो ये नहीं करना करोगे। देखो, यहाँ पे आपने लॉजिक रिग्रेशन ले लिया, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट ले लिया, ठीक है, डिसीजन ट्री ले लिया, और एसवीएम ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने ले ली। सबके सेम आ रहे हैं? सबके सेम नहीं आने चाहिए, डिफरेंट आएंगे सबके। ठीक है, तो आपने एक्यूरेसी ले लिया। ठीक है, उसके बाद आप एफ1 ले लोगे, एफ1 स्कोर लिखोगे। ठीक है, देन आप एफ1 के बाद हमने क्या किया था अभी, एयूसी किया था, एयूसी कर लोगे। ठीक है, और लास्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, या फिर के फोल्ड, तो सीवी क्रॉस वैलिडेशन ले लोगे। ठीक है, हर एक का एक स्कोर होता है। आप मेंशन कर दोगे कि भाई लॉजिक रिग्रेशन के चारों स्कोर क्या थे, रैंडम फॉरेस्ट के चारों क्या थे, डीडीएस के चारों क्या थे। एक टेबल बन जाएगा पूरा। ठीक है, एंड लास्टली आपको बस बताना है कि भाई आपके जो ये टेबल है इसके हिसाब से सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है आपके लिए सबसे। सॉरी, ठीक है ना, पॉइंट। नहीं नहीं, ये सब नहीं दिखाना आपको। बेसिकली एक एक्सेल की शीट खोलना, उसमें नॉर्मली डेटा डालना, और लास्ट में जब आप उसकी एक स्निप लेके भेज देना, जब आप स्निप लेके भेजोगे तो उसमें मैसेज में मेंशन कर देना दिस इज द बेस्ट मॉडल करके, जो भी आपका मॉडल सबसे बेस्ट हो इन चारों पैरामीटर्स के ऊपर। गेटिंग अ पॉइंट? नहीं समझ आया करने को? इन चारों पैरामीटर के बेसिस पे आप जज करोगे। ठीक है, ये जज करने का काम आपका है। इन चारों पैरामीटर में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो मेरा मॉडल होगा, एक साथ थोड़ा अपडेट होंगे, तो आपको एक्सेल शीट बनानी है सिंपल सी। ये तो आप कैलकुलेट यहाँ पे कर रहे हो सारी चीजें, आपको यहाँ से उठा के बस एक्सेल शीट में लिखना है, नोट डाउन करना है। गेटिंग अ पॉइंट? बात समझ आई है मेरी? ठीक है, लास्ट वन इज कॉल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, लास्ट पार्ट इज कॉल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन में हम क्या करते हैं, मैंने ना अभी तक जो ट्रेनिंग किया उसमें ट्रेन एंड टेस्ट का स्प्लिट कर लिया। मैंने ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का स्प्लिट किया था।
ठीक है, एक पार्ट में मैंने ट्रेनिंग करी थी, एक पार्ट में मैंने टेस्टिंग करी थी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि ना जो डेटा है मेरा, उसको हम के फोल्ड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, के के अंदर डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी आपकी मर्जी हो, 5 6 7 8 10 जितने मर्जी। ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि जो के की नंबर, के की वैल्यू आप एक मॉडल के लिए रखोगे, वही के की वैल्यू आप हर एक मॉडल के लिए रखोगे। ठीक है, आपने लेट से 8 चूज किया, 8 चूज की के की वैल्यू, तो चारों मॉडल के लिए आप 8 ही रखोगे। ठीक है, इसके अंदर ना मेंशन भी कर देना सीवी में, ये पे ब्रैकेट में लिख देना के इक्वल टू 8 ऐसे करके। ठीक, जो भी आपने वैल्यू रखी है वो। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि भाई अब जो मेरा डेटा है उसको ना मैं 8 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा, 8 पोर्शंस में डिवाइड करूंगा। ठीक है, जब भी मैं क्रॉस वैलिडेशन कर रहा हूँ, अगर आप क्रॉस वैलिडेशन मैं आपको हाँ, यहाँ पे जो क्रॉस वैलिडेशन है इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मैंने इसको 8 कैटेगरीज में, जैसे सीवी इक्वल टू 8 है ना, सीवी इक्वल टू 8 दिया है, बेसिकली के की वैल्यू है मेरी। ठीक है, तो मैं क्रॉस वैलिडेशन स्कोर के केस में इसको मैंने 8 अपने टेस्टिंग वाले डेटा को 8 पार्ट में कर दिया। ठीक है, मैंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब करूंगा क्या मैं, जैसे फर्स्ट पार्ट पे आया मैं, ठीक है, मैं फर्स्ट पार्ट पे आया, मैंने फर्स्ट पार्ट को ट्रेन किया, मेरे मॉडल को ट्रेन किया उस फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है, और फिर मॉडल से, जो मेरा ट्रेन होकर मॉडल आया, उससे टेस्टिंग करवाई बाकी सातों पार्ट की। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। मैंने लेट से ए बी सी एंड डी चार पार्ट में डिवाइड किया अभी। ठीक है, सेम एग्जांपल आपका 8 पे भी चलेगा, 9 पे, 10 पे, जितने मर्जी पे चलेगा। ठीक है, मैंने डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक बार इस पे ट्रेनिंग करवाई। ठीक है, इन सब पे टेस्टिंग हुई। ठीक है, फिर मैंने इस पे ट्रेनिंग करवाई, इन सब पे टेस्टिंग करी। फिर मैंने इस पे ट्रेनिंग करवाई, इन बाकी सब पे टेस्टिंग करी। फिर मैंने इस पे ट्रेनिंग कराई, बाकी सब पे टेस्टिंग करी। ठीक है, मेरे पास हर एक से एक एक्यूरेसी स्कोर आएगा। हर एक यहाँ पे जितनी बार मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, एक एक्यूरेसी होगी, है ना। उस एक्यूरेसी को मैंने मीन कर दिया, उस एक्यूरेसी का मैंने मीन निकाल दिया। ठीक है, दीज आर द स्कोर्स। ठीक है, और फाइनली जो मैं क्रॉस वैलिडेशन स्कोर बोलता हूँ, सीवी स्कोर बोलता हूँ जिसे मैं। ठीक है, सीवी स्कोर हो जाता है स्कोर्स डॉट मीन। ठीक है, स्कोर्स डॉट मीन हो जाता है मेरा सीवी स्कोर। बात समझ आइए, मेरी बात समझ आइए। नहीं, ये मैं कैलकुलेट करता हूँ सीवी, जो मेरा क्रॉस वैलिडेशन की मैं कोड वाइज बात करूं, तो मेरे को ना ये सारे स्कोर्स मिलते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखो इन सभी स्कोर्स का, टेस्टिंग में स्कोर मिलेगा, एक्यूरेसी स्कोर मिलेगा मेरे को, उसका मीन है लास्ट में। हाँ, ठीक है, करते कैसे हैं देख लो। यहाँ पे मैंने एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन में से सीधे क्रॉस वैलिडेशन स्कोर की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने स्कोर इक्वल टू क्रॉस वैलिडेशन स्कोर डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने मॉडल दे दिया, जो भी मेरे को मॉडल टेस्ट करना है। ठीक है, जो भी आप ट्रेन करोगे वाला मॉडल यहाँ पे दे देना। ठीक है, पॉइंट। उसके बाद एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट टेस्टिंग का डेटा दे दिया मैंने इसे। ठीक है, कि भाई एक्स पे टेस्टिंग का क्या था, वाई पे टेस्टिंग का क्या था। ठीक है, उसमें मैंने सीवी इक्वल टू 8, बेसिकली के फोल्ड्स, कितने फोल्ड्स होंगे, कितने पार्ट्स में डेटा मेरा डिवाइड होगा। ठीक है, वो नंबर दे दिया, 8 पार्ट में होगा। ठीक है, और स्कोरिंग मैंने एक्यूरेसी की बेसिस पे दी है, कि भाई एक्यूरेसी की बेसिस पे स्कोर्स आएंगे। गेटिंग अ पॉइंट, बात समझ आ रही है। ये मेरे सारे पहले स्कोर्स मैंने प्रिंट करवा लिए, फिर स्कोर्स का मीन निकाल लिया, सिंपल। मैं अगर रन करता हूँ तो क्रॉस वैलिडेशन स्कोर्स, ये सारे मेरे स्कोर्स आ रहे हैं। ठीक है, इनका मैंने मीन निकाल दिया है, तो मेरा क्रॉस वैलिडेशन स्कोर 0.68 आ रहा है। इसमें भी वही है कि जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेटर है। अब बोलोगे कि भाई 8 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है, तो यहाँ पे 4 के लिए बहुत ज्यादा आ गए, 4 के लिए जो स्कोर है 8 से ज्यादा आ गए, यहाँ पे 8 पे 8 ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि द पॉइंट इज कि जो ये स्कोर आ रहा है ना, ये सिंगल सिंगल स्कोर नहीं है, ये इन तीनों का मीन देता है, फिर इन तीनों का मीन, इन तीनों का मीन, इन तीनों का मीन। तो जितने आप डेटा को डिवाइड कर रहे हो उतने ही फाइनल स्कोर आपके पास आते हैं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आई है।
इसको अब आप एक मॉडल के साथ किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हो? ठीक है, इसको मॉडल के साथ इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले तो मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए। मैंने इस वाले पार्ट को कॉपी कर लिया। ठीक है, जैसे मैं वाले पे था, इस वाले पे था, इसी पे कर लेते हैं। इसमें एक्यूरेसी भी है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो मैं इसमें ये वाला इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी डाल ही देते हैं, है ना, जो मिसिंग है इसमें से। जस्ट कॉपी दिस पार्ट एज वेल, एंड यहाँ पे ये डाल देंगे। ये वाला पार्ट भी कॉपी कर लेंगे, ये वाला पूरा ही पार्ट कॉपी कर लेते हैं। एक्यूरेसी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स सेम ही है। एंड इसकी जगह पे वाला पार्ट पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने अपना क्रॉस वैलिडेशन स्कोर वाला पार्ट भी डाल लिया था। तो मैं क्या करूंगा, जो ये वाली है, मैंने जो डिफाइन किया है यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन स्कोर अपना, तो कॉपी कर लेंगे। इसको मैं डाल दूंगा, मैंने मॉडल डॉट फिट किया, मेरा मॉडल यहीं पे रेडी हुआ है क्योंकि, है ना, इसके बाद ही डाल दूंगा, स्कोर्स कैलकुलेट हो जाएंगे यहाँ पे सारे। ठीक है, और लास्ट में इसको मीन प्रिंट करवा लेंगे। मेरे को सारे स्कोर्स की तो नीड है नहीं, मैं सिंपली मीन प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, सारे स्कोर्स देखने का तो पॉइंट ही नहीं बनता मेरा। तो मैंने यहाँ पे ये भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरे को ना सब कुछ कैलकुलेट करके देगा एक साथ ही। देखो, मेरे को एक्यूरेसी दे दी, हाँ एक्यूरेसी में फिल कर दोगे। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का हमें कुछ और उसमें डालना ही नहीं है। राइट, हमें फिर F1 स्कोर मिल गए, ये रहा F1 स्कोर। ठीक है, इनके बीच में जो पॉइंट डिफरेंस है वो आप वहां पे डालोगे F1 में। ठीक है, इनका डिफरेंस आप F1 में डालोगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, क्रॉस वैलिडेशन का मीन मिल गया, या क्रॉस वैलिडेशन वाले में लिख दोगे। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 0.68 6867 समथिंग है, तो 0.68 लिख सकते हो सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आपको अभी दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको एयूसी की वैल्यू मिल गई, आप एयूसी वाले पार्ट में इसको डाल दोगे। हाँ, हाँ उसका मीन है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट से। हाँ जी। ठीक है, F1 स्कोर में डायरेक्टली नहीं मिलता ना, F1 स्कोर की हमें दोनों वैल्यूज मिलती हैं, इनके बीच का डिफरेंस हमें बताना होता है। हाँ, पॉइंट्स लिखने हैं कि कितना डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है? या फिर इसको ना मतलब F1 डिफ करके लिख लेना, F1 में डिफरेंस कितना था, तो F1 डिफ करके मेंशन कर देना हेडिंग। ठीक है, इसकी अगर आपको फोटो लेनी है या नोट करना है तो कर लो, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो भेज देते हैं अभी। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, नहीं। स्कोर डॉट मीन मतलब जो पांडास वगैरह में पढ़ते हो तो डॉट मीन करते हो ना, मीन निकालने के लिए। हाँ, मल्टीप्लाई नहीं करते उसे, सिर्फ मीन वैल्यू है सभी स्कूल्स की, सबको ऐड करके डिवाइड बाय जितने भी आपने के फोल्ड दिए है वो। ठीक है, नहीं 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 नहीं, उन सबका मीन ही है। हाँ, एसवी स्कोर कहते ही उसके मीन को है, उसको मीन में आप इतना ज्यादा मत जाओ। एसवी स्कोर इज हर एक का मीन, एंड एसवी स्कोर का मीन इज द फाइनल वैल्यू ऑफ क्रॉस वैलिडेशन। एसवी बोलने लगे हो, सीवी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, बेसिकली देखो कोड मैंने लिखा, कोड अभी दिखा दूंगा। एक्यूरेसी आ गई मेरी, उठा के लिख दूंगा। F1 स्कोर आ गए दोनों, उनका डिफरेंस लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास, जब आप एक्यूरेसी यहाँ पे भी देख सकते हो वैसे यहाँ पे भी आती है। ठीक है, एक्यूरेसी 0.66 आ रही है, 0.6567 आ रही है, राउंड ऑफ करोगे 660 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से मैं एक्यूरेसी ये वाली भी ले सकता हूँ, क्रॉस वैलिडेशन यहाँ से ले सकते, मिल जाएगा। एयूसी यहाँ से मिल जाएगा। चारों वैल्यूज आपको इस तरीके से कोड लिखने पे चारों वैल्यूज एक साथ मिल जाएंगी। आपको सिर्फ एक्सेल में एक शीट ओपन करनी है, सब सारी वैल्यूज डालनी है, सारी वैल्यूज के बेसिस पे फिर आपको जज करना है कि कौन सा मॉडल बेस्ट है। कोड देखना, कोड देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आई थिंक दिख रहा होगा क्या लिखा है, नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, दिस विल बी योर लास्ट पार्ट। ठीक है, आप किसी भी अपने एक कोड को मॉडिफाई कर लेना इसके लिए। ठीक है ना।
इतना कर लिया तुमने? आप पूरा नोट करोगे तो पूरा नोट करने का तो पॉइंट नहीं है ना, आप शुरुआत से लिखना शुरू कर दिया आपने। अरे तो कॉपी पेस्ट कर लो ना, बेटर अप्रोच है वो। जो आपके ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है उसी को मॉडिफाई कर लो ना कॉपी पेस्ट करके, नहीं पॉइंट। ठीक है। तो वैसे रिकॉर्डिंग में आ रहा है पूरा पार्ट। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो मॉडल डॉट फिट तो आपने लिखा ही होगा, तो फिर स्कोर्स वाला पार्ट दिखा देते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो। क्या? कोडिंग के नीचे कहाँ पे? पार्ट है ना आरओसी का वाला जो था, बताया था जो आपको ना। हाँ ये लास्ट वाली भैया है ना। हाँ तो आपको सिर्फ मॉडिफाई करना है ना कोड, वही तो बता रहे हैं। कोड मॉडिफाई ही करना है बस आपको। ठीक है, अगर आप कहीं पे कोई एरर वगैरह आया तो रिकॉर्डिंग से वेरीफाई भी कर सकते हो रिकॉर्डिंग में। हाँ, दिस इज द लास्ट पार्ट। हाँ, जी बस मैंने आरओसी कब तक कर रखा था आप लोगों ने? ठीक है, उसके बाद बस मैंने यहाँ पे एक तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी कर रखी है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये डाला है, एक यहाँ पे ये लाइन ऐड करी। ठीक है, उसके बाद मॉल डॉट फिट के बाद ये वाला पूरा पार्ट डिफाइन किया स्कोर्स का। ठीक है, और लास्ट में मैंने एक बीच में ये वाली लाइन ऐड करी। ठीक है, तीन लाइनें ऐड करी हैं बस मैंने। अच्छा। हम्म, क्या स्कोर? देखो, आरओसी का से जस्ट ऊपर बताएगा। हाँ जी। ठीक है, इसको याद से मेरे को एक्सेल शीट का स्क्रीनशॉट लेके एंड एवरीथिंग करके भेज देना। समझ आया ना करना क्या है? ठीक है।
देखो कहाँ पर बता रहे हैं। देखो। हाँ जी। आ जाओ आप, कोई बात नहीं। फ्रॉम आता है, उनको सुनना आता है। हम्म, क्या? आफ्टरनून। क्या क्या कह रहे हो? अरे रुक जाओ 2 मिनट गाइस। टाइप एरर कहाँ पे, किस लाइन में? जो प्रिंट स्कोर वाला है, यहाँ पे। अम, कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा, मैं देखता हूँ, आता हूँ। देखो। अरे यहाँ पे आपने स्कोर लिखा है, यहाँ पे स्कोर्स लिखा है। तो आपकी मर्जी है, दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। आप दोनों जगह से ऐसा हटा सकते हो या फिर दोनों जगह पे लगा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्लियर है ये वाला पार्ट? कोई डाउट्स? चल गया केशव आपको? नहीं चला, अभी भी इशू आ रहा है? अभी देखते हैं। देखो। ये स्कोर थोड़ा है यहाँ पे, कुछ और होता है ना, यहाँ पे वो आता है टेस्टिंग आता है या स्कोर रिंग आता है शायद से।